प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोजपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में कल अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब इससे आगे का कल आपने डी ब्लॉक में 3D सीरीज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? 3D श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। 3D श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेके और जिंक 30 तक थी, जिसका आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? n-1d 1 से 10 एंड ns1 2। इसके आगे फिर आपने पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। जैसे स्कैंडियम कितने पे था? 21, तो इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था 3d1 4s2। एंड जैसे आपके पास था एक Fe26 का आपने लिखा था, मैंने कहा था इस ट्री के अकॉर्डिंग लिख दिया करो इनको Cr और Cu कॉपर को छोड़कर, तो आपके डी में कितने हो जाएंगे? 3d6 और ऐसे कितना है? 4s2। ऐसे ही आपने निकिल का लिखा। निकिल कितने पे? 28 पे। इसका मतलब 3d8 4s2। ठीक है, तो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। अपने का एक तो क्रोमियम कितने? 24। क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन बनने अपने को? 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? स्टार लगा के लिखा था अपने को, पता था 3d5 4s1। ठीक है, ऐसे आपने किसका लिखा है? कॉपर का 29। इसका था 3d10 4s1। इसके कारण थे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। ये आपने कल पढ़ा था। इससे आगे अगला टॉपिक लेते हैं अपन परमाणविक आकार। क्या लेते हैं? परमाणविक आकार। तो परमाणविक आकार में अपन बात करें, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे? 3D के परमाणविक आकार की या आयनिक त्रिज्या। देखो, परमाणु के आकार, जो 3D श्रेणी की बात करेंगे तो परमाणु का जो आकार है वो दो कारकों पे डिपेंड करता है। एक कारक तो होता है क्या? शायद किस पे डिपेंड करेगी? नाभिकीय आकर्षण बल। और सेकंड फैक्टर क्या है? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अपन देखते हैं दो कारक है, एक तो नाभिकीय आकर्षण बल और एक है परिरक्षण प्रभाव। उससे पहले एक बार अपने इन दोनों कारकों को समझते हैं। तो देखो, नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता है और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। आपके पास ये कोई परमाणु है, ये इसकी नाभिक और ये बाह्यतम कोश। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो 3D श्रेणी पढ़ रहे हो, ये जो है आपका ns उपकोश। ठीक है, 3D श्रेणी के लिए आप इसको कह सकते हो 4s कक्षक। क्या कह सकते हो? आउटर मोस्ट 4s कक्षक। ठीक है, जस्ट इसके अंदर ये कक्षक है, ये आपका कौन सा है? d कक्षक, जिसको आप लिख सकते हो n-1d उपकोश या n-d कक्षक। ठीक है, तो आपको ये पता है अपन पहले किसको भर रहे थे? 4s को। क्यों भर रहे थे? उसका कल आपने कारण देखा था। आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, जैसे आपने शुरुआत में देखा स्कैंडियम 21। ठीक है, तो इसमें लिखा कैसे था? 3d1 4s2, यानी कि s को भरने के बाद आपने d भरा था। ठीक है, तो बाह्यतम कोश कौन सा है? यहाँ पे ns यानी कि 4s। ठीक है, इसको क्यों भरा था? उसके लिए आपने एक n+l नियम देखा था। बोले n+l का मान 4s के लिए क्या था? तो इसलिए
अपन पहले किसको भरते हैं 4s को, उसके बाद किसको भरेंगे 3d को। तो आपके पास ये 4s में इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपन ने अपनी 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है। अब 21 से 21 स्कैंडियम से आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा d में, तो ये d कक्षक आपका कौन सा कक्षक है d कक्षक। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा इसमें, यहां पे आएगा। तो ये जो नाभिक है ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगी आकर्षित, तो इसको बोलते हैं नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल, ठीक है। पर जैसे आप डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो n-1d के इलेक्ट्रॉन है और ns के इलेक्ट्रॉन है, तो ये n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण रिपल्सन होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, जिसको आप क्या कहोगे परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहोगे शील्डिंग इफेक्ट। आप शील्डिंग इफेक्ट को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन है इसको नाभिक अधिक आकर्षित करेगी, अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेगी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। पर जैसे यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, d इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इस नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी लेयर बन जाएगी, और इस इलेक्ट्रॉन की लेयर की वजह से जो आकर्षण बल इस 4s के इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था वो पूर्णतया लग नहीं पाता है। यानी इस नाभिक के आकर्षण बल से 4s के इलेक्ट्रॉन को ये जो 3d कक्षक है जिसको आप n-1d कक्षक कह रहे हो, इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं परिरक्षित कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके आकार के 2 कारक हो गए, एक तो नाभिकीय आकर्षण बल और दूसरा कौन सा है परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा, जिससे आकार में क्या हो जाएगी वृद्धि, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी बढ़ी जाएगी। और यदि नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ रहा है यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल इस परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा प्रभावी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी कम, त्रिज्या क्या हो जाएगी कम। तो ये 2 कारक होते हैं इसके, ठीक है। तो अब अपन इसका पढ़ते हैं 3D सीरीज में परमाणविक आकार। देखो आपके पास 3D सीरीज थी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, CO, Ni, Cu, Zn, ठीक है। आप श्रेणी के प्रारंभ से यानी कि स्कैंडियम से क्रोमियम कहां तक जाते हो क्रोमियम या Mn तक जाते हो तो आपका जो नाभिकीय आकर्षण बल था जिसको आप बोलते हो Z इफेक्ट, क्या बोलते हो Z इफेक्ट। वो Z इफेक्ट क्यों Z इफेक्ट, इसमें परमाणु क्रमांक में क्या हो रही है वृद्धि, ठीक है। तो Z इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होता है किससे S इफेक्ट से, शील्डिंग इफेक्ट से। यानी कि नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है किससे परिरक्षण प्रभाव से, ठीक है। तो नाभिकीय आकर्षण तो ज्यादा प्रभावी है तो त्रिज्या क्या हो जाए कम। तो आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हो तो इनके आकार में क्या होगी कमी, लेकिन अपन क्रोमियम से यानी कि श्रेणी के मध्य से अंत की ओर जाते हैं, निकिल तक जाते हैं तो इनका Z इफेक्ट और S इफेक्ट ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। यानी कि Z इफेक्ट और S इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर देते हैं बैलेंस, जिससे इनका जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी लगभग समान, क्या होती है लगभग समान। तो FeCO Ni इनकी त्रिज्याएं प्रमाणिक त्रिज्याएं क्या होती है लगभग समान। पर श्रेणी के अंत में जाने पर d इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है वृद्धि। तो जैसे d इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो
प्रभाव बढ़ेगा और परिरक्षण प्रभाव ज्यादा प्रभावी हो जाए किससे, जेड इफेक्ट से, नाभिकीय आकर्षण बल से। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम, त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। तो आप कह सकते हो बल स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं तो इसमें जेड इफेक्ट एस इफेक्ट से ज्यादा प्रभावी होता है, जिससे त्रिज्या में क्या हो जाती है, कमी। पर श्रेणी के मध्य क्रोमियम से निकिल की ओर जाते हैं, निकिल तक जाते हैं तो जेड इफेक्ट नाभिकीय आकर्षण बल व परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस, जिससे इनकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान। श्रेणी के अंत में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने पर, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने पर एस इफेक्ट परिरक्षण प्रभाव जेड इफेक्ट नाभिकीय आकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभावी हो जाता है, जिससे इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। तो ये इसके प्रामाणिक आकार की बात है, ठीक है। देखो जी, ये तो होगी एक श्रेणी की बात, ठीक है। इसकी बात होगी 3D श्रेणी की बात। आगे देखते हैं अपन, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आकार में क्या होती जाती है, कमी। और ऊपर से नीचे एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष की संख्या में वृद्धि क्या होती है, कोष की संख्या में वृद्धि, कोष की संख्या में वृद्धि होने से आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो इसमें देखते हैं अपन, ठीक है। ऊपर से नीचे आपके पास 3D श्रेणी है, ये रही 3D श्रेणी, इसके जस्ट नीचे क्या थी, 4D श्रेणी, ये 4D, और इसके नीचे 5D श्रेणी। सिंपल आप लिख सकते हो, ये जैसे 3D से आप 4D में आए, ऊपर से नीचे आए, 3D से 4D में आ रहे हो तो नया कोष जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, नया कोष ऐड हो रहा है। नया कोष जुड़ने पर आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो आप यहां पे जैसे अपन ले लें, ये टाइटेनियम, जर्कोनियम, और यहां पे ले लें HF72 40। लेकिन अपन 4D से 5D में आते हैं, 4D से 5D में आते हैं, यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में आते हैं तो इनके आकार में वृद्धि होनी चाहिए ना, क्योंकि नया कोष जुड़ रहा है तो नया कोष जुड़ने पे आकार में वृद्धि होनी चाहिए, पर इनके आकार में वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका कारण देखो। आप 4D से 5D में आते हो तो नया कोष तो जुड़ता है, तो नया कोष जुड़ने पर जो आकार में वृद्धि होनी चाहिए थी वो लैंथेनाइड संकुचन के कारण नहीं हो पाती। अब ये लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, तो आपने देखा होगा जो आपके पास 5D सीरीज थी, उस 5D सीरीज में ये स्टार्ट थी लैंथेनम 57 से। कहां से स्टार्ट थे, लैंथेनम 57 से। तो लैंथेनम 57 से आगे के 14 एलिमेंट्स, क्योंकि आपको पता है लैंथेनम के जस्ट आगे कौन है, होफनियम 72। तो इसके बीच के जो ये 14 एलिमेंट हैं, ये सीरियम से लेके और कहां तक है, ल्यूटेशियम 71 तक, ये 14 एलिमेंट को यहां से निकाल के एक अलग श्रेणी बनाई गई, जिसको क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड श्रेणी। क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड श्रेणी। तो ये क्या होगी, लैंथेनोइड श्रेणी। और लैंथेनोइड श्रेणी में लैंथेनाइड संकुचन होता है। क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। लैंथेनाइड श्रेणी में क्या पाया गया, लैंथेनोइड संकुचन। अब ये लैंथेनोइड संकुचन क्या होता है, तो सुनना, आपके पास लैंथेनम 57 है, उससे आगे सीरियम 58 से Lu ल्यूटेशियम 71 इसकी ओर जाते हैं, यानी कि लैंथेनाइड श्रेणी में
बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्रमिक कमी होती जाती है। आकार में क्रमिक कमी होती जाती है। इसको क्या बोलते हैं? लैंथेनोइड संकुचन। यानी सीरियम से अपन ल्यूटेशियम की तरफ चलते हैं 71, परमाणु क्रमांक 71, तो इसके आकार में इसकी त्रिज्या में क्या होती है? क्रमिक कमी। इस क्रमिक कमी को क्या बोलते हैं? लैंथेनोइड संकुचन बोलते हैं। तो ये लैंथेनोइड संकुचन के कारण इनके आकार में क्या होगी? कमी। तो यहाँ पे तो अपने पास कौन सा है? 72, तो इसका आकार लगभग जर्कोनियम के समान होता है। किसके समान होता है? जर्कोनियम के समान। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो जर्कोनियम और HF। जर्कोनियम कौन सी श्रेणी का है? 4D। और HF कौन सी श्रेणी का है जी? 5D। ठीक है, तो 4D और 5D के आकार में अधिक समानता पाई जाती है, लगभग समानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि लैंथेनोइड संकुचन के कारण। इसका आकार होता है 159 पिकोमीटर, इसका आकार होता है 160 पिकोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? लैंथेनोइड संकुचन। ये अपने आगे भी है ब्लॉक में भी। तो ये आकार की बात हो गई। इससे आगे चलो। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण अंक। इसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से एक बार पहले अपने आयनन एंथैल्पी की बात कर लेते हैं। किसकी? आयनन एंथैल्पी। देखो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? आपके पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो ऊर्जा काम आती है उसको क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। ठीक है, अपन बात करते हैं 3D श्रेणी में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सोचो आपके पास कोई मेटल है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी गई उसको क्या कहोगे? फर्स्ट प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट प्रथम आयनाइजेशन ऊर्जा। तो किसमें चेंज हो गया? M+ में। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा? आयन में से। तो M+ में से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसको क्या बोलोगे? सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और किसमें चेंज हो जाएगा? M+2 में। किसमें चेंज हो जाएगा? M+2 में। तो अपन बात करते हैं कि द्वितीय आयनन ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? द्वितीय आयनन ऊर्जा की। तो देखो आपके पास दो एलिमेंट थे, कौन कौन से? एक तो कॉपर और एक क्रोमियम, Cr एंड Cu। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? 3d5 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 3d10 4s1। तो बताओ ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके पास अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है और इसके पास पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है। तो इनकी प्रथम आयन ऊर्जा का मान क्या हो गया? कम। लेकिन अपन इसको चेंज करना चाहें किसमें? Cr+2 में और इसको Cu+2 में। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? D कक्षक से। कहां से निकलेगा? D कक्षक से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन और यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को और ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी होते हैं। तो आप कह सकते हो क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ऐसे पर एक एलिमेंट की और बात करें तो आपके पास है मैग्नीज। क्या है? मैग्नीज Mn कितने पे? 25 3d5 4s2। ठीक है, तो इसमें से आप दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे यानी कि Mn+2। कहां से निकालोगे? S के निकाल दो, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? 3d5 में 4s0। ठीक है, तो अब इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी कि इसकी तृतीय आयनन ऊर्जा की बात करें
तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, जो कि क्या है, अधिक स्थायी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आप कह सकते हो Mn के लिए तृतीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, ये होगी आयनन ऊर्जा। ठीक है, इससे आगे अपन डिस्कस करते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अंक की। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो आपने ये कहा कि ऑक्सीकरण अंक यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, यानी कि एक से अधिक प्रकार के ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। सबसे पहले तो ये क्यों दर्शाते हैं, इसका कारण देखो। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं, तो इसका कारण देखना। आपके पास ये 3d है और ये 4s है, तो 3d कक्षक इलेक्ट्रॉन और 4s कक्षक इलेक्ट्रॉन, दोनों कक्षक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि 3d व 4s के बीच ऊर्जा अंतर कम होता है। तो 3d व 4s के बीच ऊर्जा अंतर कम होने के कारण 3d व 4s दोनों कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए ये एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं, एक से अधिक प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं। अब इनका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए अपने को दो फॉर्मूले लिखने होंगे। ठीक है, तो देखो, एक तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट सभी की बात कर लें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक तो मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक होती है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था तो किसके बराबर होगी, S उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बराबर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे N+2, किसके अकॉर्डिंग, N+2। यहां पे ये N क्या है, D कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। D कक्षक, D कोष कक्षक, दो ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और ये दो है ना, ये S इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कॉपर और क्रोमियम में कितनी होती है, एक, कितनी होती है, एक। तो अब आपको इसको देखने से पता लगा होगा, बोले अपने को डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है, तो S कक्षक इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए और D उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होनी चाहिए। तो अब आपने यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से याद किया है तो आप इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ज्ञात कर सकते हो। तो अपने एक चार्ट बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझते जाना इन दोनों फॉर्मूलों को। देखो, स्कैंडियम, कैडमियम, वैनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। सबसे पहले अपन बात करें तो इसके S उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, S उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि 4s में, इसके 4s में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, इसके 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, इसके कितना था, 1, इसके कितना था, 2। तो आप कह सकते हो, बोले मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम कितनी करेगा, +1, कॉपर कितनी करेगा, +1, और सब क्या है, +2। स्कैंडियम +30 करता है, केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, इससे आगे अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी का।
डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन, इसके डी में कितना है, ए D1 D2 D3 D5 D5 D6 D7 D8 D10 D10, ये डी इलेक्ट्रॉन में कुल इलेक्ट्रॉन हैं। अपने को ज्ञात क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार रखिए आप देखो, आपके पास डी कक्षक कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, DXY DYZ DZX एंड DX² Y² DZ², ठीक है। जैसे सिंपल आप इसकी बात करें Fe की, Fe के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 6 को ऐसे भरोगे 1 2 3 4 5 और 6, छठा इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, पेयरिंग में आ जाएगा, हो गया युग्मित। तो अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जोड़े वाले नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो ये हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, n का मान कितना है जी, 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। आ गए समझ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4। तो ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे अपन D7 के लिए देखें तो डी में 7 बनेगा, तो यहां भी जोड़ा बन जाएगा। तो अब कितने रह गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3। जैसे अपने डी में कितने बने, 8, तो ये भर दिए। अब कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केवल 2। जैसे डी में पूरे 10 भर दूं मैं, कितने भर दूं, 10। तो ये लो जी 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं पता लग गया। तो अब अपन इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं। तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें कितना हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में अयुग्मित अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 5 5। इसमें कितने हो जाएंगे अयुग्मित, 6 बढ़ने, तो 5 और फिर डबल हो गए, तो कितने बचे 4। इसमें कितने 3, इसमें कितने 2। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 0, और इसमें कितना हो जाएगा 0, हो गया। तो अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो इसमें मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था और मिनिमम केवल स्कैंडियम एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, वो कौन सी, प्लस का 3। ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, एक सूत्र था आपके पास n+2। n का मतलब क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, +4 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, +4। ये कहां तक जाएगा, 3 और 2 5। ये कहां तक जाएगा, इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, n+1, क्योंकि इसके s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये क्या हो जाएगा n+1। तो ये कहां तक जाएगा, +6। ये mn +7, कितना हो जाएगा, +7। 3D श्रेणी में सबसे अधिक या अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला एलिमेंट कौन है, मैग्नीज। कौन है जी, मैग्नीज 3D श्रेणी में। और पूरे डी ब्लॉक की बात करते हैं तो आता है ओस्मियम, OS। ओस्मियम कहां तक जाता है, +8। कहां तक जाएगा, +8। Fe पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 2 6, यानी 6 तक जाएगा। कोबाल्ट कहां तक जाए, 5। निकिल कहां तक जाए, 4। और कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो सकती है, बताओ देखिए आप। कॉपर के लिए n+1 हो जाए, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है ही, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और एक होती है +2, ठीक है, +2। और जिंक +2। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। कौन कौन नहीं दर्शाते परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, एक तो स्कैंडियम केवल और केवल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, +3। और कॉपर कौन सी दर्शाएगा, जिंक कौन सी, +2। तो ये 2 एलिमेंट हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। तो अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखते हैं अपन, ठीक है। ये सूत्र के अकॉर्डिंग लिख लिया होगा आपने। कौन सा एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो देखो सब एलिमेंट, सबसे पहले तो अपन Cr को +1 कर दें और कॉपर को +1 कर दें, और सभी एलिमेंट +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये तो नहीं दर्शाएगा, ठीक है, +2 +2
ये हो गई। फिर प्लस थर्ड, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस का 3। क्यों होगी प्लस का 3? उसका कारण है D0 अक्रिय विन्यास के कारण, अक्रिय गैस विन्यास के कारण। यानी कि स्कैंडियम में से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? D0, यानी कि आर्गन 18 के जैसा, जो कि अधिक स्थायी होता है। ये कहां तक जाएंगे? +3 +4 +3 +4 +5। अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था वेरिडियम की कहां तक जाती है? 5 तक। पढ़ा हुआ V2O5 कितनी होगी? 5। क्रोमियम कहां तक जाएगा? +6 तक। अभी देखा था +3 +4 +5 +6। Mn कहां तक जाता है? +7 तक जाता है। Fe +3 +4 +5 +6। कोबाल्ट +3 +4 +5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितने थे कोबाल्ट में? 3 तो 5। ऐसे निकिल +3 +4, कॉपर की +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और जिंक की क्या होती है? +2। तो देखो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? Mn, मैग्नीज की। अब एक बात सुनना, इसमें श्रेणी में स्टार से यानी स्कैंडियम से मध्य की ओर आते हैं, Mn की ओर आते हैं, तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है। तो आप कह सकते हो स्कैंडियम से Mn की ओर जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं। क्यों दर्शा रहे हैं? क्योंकि स्कैंडियम से Mn की ओर जाते हैं, यानी कि श्रेणी के मध्य में जाते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। और जैसे अपन Mn से आगे की ओर जाएंगे तो जोड़े बनना स्टार्ट, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इनकी ऑक्सीकरण अंक भी क्या होता जाएगा? संयोजकता क्या होती जाएगी? कम। तो जैसे अपन श्रेणी के मध्य से अंत की ओर जाते हैं तो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है? कमी। तो इनकी ऑक्सीकरण अंक में यानी ऑक्सीकरण अवस्था में भी क्या हो रही है? कमी। तो ये हो गई इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की पूरी कहानी। ठीक है, तो आपको ये हो गया ऑक्सीकरण अंक। सब अधिकतम ऑक्सीकरण कौन दर्शाएगा? Mn। कौन दर्शाएगा? Mn। एक बात और अगर आप इसमें नोट करना चाहो तो जैसे इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी ज्यादा किसमें रहता है? जैसे टाइटेनियम +4 में, वेनेडियम +5 में, क्रोमियम किसमें होगा? +3 और +6 में। ऐसे Mn किसमें स्थायी है? +2 और +7 में। Fe के कॉम्प्लेक्स बनेंगे +2 और +3 में। ठीक है, Fe के किस में बन जाएंगे? +2 और +3 में। कोबाल्ट अधिकांश अपने को मिलेगा किसमें? +3 में। निकिल की अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी जाएगी? +2। कॉपर कौन? +2 और जिंक की तो ये हो जाएगी। तो ये हो गया परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था की बात। ठीक है, केवल 2 एलिमेंट छोड़ देना, और एक तो स्कैंडियम और एक जिंक। ये दोनों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। स्कैंडियम +3 दर्शाता है और जिंक केवल +2 दर्शाता है, और कॉपर एंड क्रोमियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये होगी ऑक्सीकरण अवस्था की बात। ठीक है, धन्यवाद।